नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपने आज का टाइटल थंबनेल देखा होगा, आज मैं आप लोगों को 45 ऐसे पॉइंट्स स्टील स्ट्रक्चर से जुड़े हुए बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग WRD, PWD, SSC जैसे जेई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दो, ताकि आपको हमारे सारे टेक्निकल अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हम जो रोल्ड स्टील सेक्शन यूज़ करते हैं साइट पे, उन सेक्शन को हम 5 तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं। वो 5 कैटेगरी डिपेंड करती वो स्टील के क्वालिटी के ऊपर, और क्वालिटी के वाइज हमने उसको अलग अलग IS कोड में डिवाइड किया है। तो ऐसे 5 IS कोड है। IS 226 जो हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए, IS 2092 फ्यूजन वेल्डिंग के लिए, IS 961 हाई टेंसाइल स्टील के लिए, IS 1977 ऑर्डिनरी स्टील के लिए, और IS 8500 मीडियम और हाई स्ट्रेंथ क्वालिटीज़ के लिए। तो इसके ऊपर से जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है वो ऐसा है कि रोल्ड स्टील सेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। तो रोल्ड स्टील सेक्शन को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ये पहला पॉइंट। अब देखिए बाकी और कुछ पॉइंट्स जो हम बोल सकते हैं कि ये स्टील स्ट्रक्चर के एकदम बेसिक पॉइंट्स है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तैयार होते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए हमारा, द हेवीएस्ट आई सेक्शन अवेलेबल इन स्टील स्ट्रक्चर इज ISHB। जो आई सेक्शन हेवीएस्ट हम लोग यूज़ कर सकते स्टील स्ट्रक्चर में, और अगर आप स्टील टेबल रेफर करते हो तो उसमें आपको समझ जाएगा कि ISHB जो है वो एक हेवीएस्ट सेक्शन है इन स्टील स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है, अ सिचुएशन वेयर टॉर्शन इज डोमिनेंट। जब टॉर्शन को रजिस्ट करना होता है वहाँ जो सेक्शन यूज़ करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं बॉक्स टाइप सेक्शन। तीसरा पॉइंट है, as per IS 800 the coefficient of expansion of steel per unit length is 0.000012 per degree Celsius। चौथा पॉइंट है, बेस्ट रोल्ड स्टील सेक्शन टू विथस्टैंड ट्रांसवर्स लोड। अगर ट्रांसवर्स लोड को कैरी करना है तो कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, तो उसका ये आंसर रहेगा आई सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील विद इन इलास्टिक लिमिट रेंजेस फ्रॉम 0.25 टू 0.33। 6 पॉइंट इसके अंदर का है, परमिसिबल स्ट्रेस टू विच अ स्ट्रक्चरल मेंबर कैन बी सब्जेक्टेड टू। मेंबर पे जो लोड एक्ट होता है वो होता है हमेशा वर्किंग लोड, इसीलिए वर्किंग स्ट्रेस इसको बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज 0.23%। तो स्टील के अंदर एकदम लो कार्बन परसेंट होता है जो होता है लगभग 0.23%। तो अब तक हमने टोटल 8 पॉइंट्स देख लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे बोल्टेड कनेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट, मतलब डायमीटर ऑफ होल जिसे बोलते हैं हम लोग, वो क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm अगर आपका डायमीटर 25 mm से कम या उसके बराबर है, और नॉमिनल डायमीटर प्लस 2 mm अगर आपका डायमीटर ऑफ बोल्ट 25 mm के ऊपर है तो। दूसरा है पिच। पिच का क्राइटेरिया क्या होता है, 16 टाइम्स टी और 200 mm विच एवर इज लेस इन टेंशन मेंबर, 12 टाइम्स टी और 200 mm विच एवर इज लेस इन कॉम्प्रेशन मेंबर, 32 टाइम्स टी और 300 mm विच एवर इज लेस फॉर टैकिंग रिवेट्स। टैकिंग मतलब जहाँ एक्सपोज कंडीशन होती है वहाँ जो रिवेट लगाते हैं हम लोग उसे बोलते हैं हम टैकिंग रिवेट्स। और मिनिमम पिच का क्राइटेरिया क्या होता है, वो होता है 2.5 इंटू डायमीटर ऑफ बोल्ट। इसमें जो टी है दोस्तों, वो टी मतलब थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर है, थीन प्लेट का आपको थिकनेस कंसिडर करना पड़ता है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है इसमें एज डिस्टेंस। तो अगर आपको हैंड फ्लेम कट करना है तो आपको एज डिस्टेंस रखना पड़ता है 1.7 DH, और आपको मशीन से कट करना है एजेस को तो आपको एज डिस्टेंस रखना पड़ता है 1.5 DH। उसके बाद में है एंड डिस्टेंस। मिनिमम एंड डिस्टेंस जो हम यूज़ करते हैं वो होता है 1.5 DH। TH मतलब डायमीटर ऑफ होल। और अगर आपको अनविंस फार्मूला से डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालना है तो आप फार्मूला यूज़ करते हैं 6.05 इंटू अंडर रूट टी।
यहाँ पे भी टी मतलब थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, पिच, ये हम कनेक्शन में कैसे मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस को हम कहाँ शो करते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके संदर्भ में लेक्चर्स अपलोड किए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ जाके आप लोग ये सारे लेक्चर्स देख सकते हो ताकि आपको ये बेसिक जो बातें हैं ये सारी समझ में आ जाए। तो अभी तक आप लोगों को मैंने 13 पॉइंट्स बता दिए। अब हम देखेंगे वेल्डेड कनेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जो वेल्डेड कनेक्शंस होते हैं वो हम दो तरीके से करते हैं, एक रहता है फिलेट वेल्ड और एक रहता है बट वेल्ड। तो फिलेट वेल्ड के अंदर मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है 3 mm और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड होता है थिकनेस माइनस 1.5 mm। और यहाँ जो थिकनेस है दोस्तों टी, ये टी थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट है, ध्यान में रखना। ठीक है। अब रहेगा बट वेल्ड। तो बट वेल्ड की जो साइज होती है वो हम स्पेसिफाई करते हैं थ्रोट थिकनेस के ऊपर से, मतलब थ्रोट थिकनेस निकालना पड़ेगा पहले, उसके बाद में आप लोग बट वेल्ड की साइज बता सकते हैं। तो थ्रोट थिकनेस क्या होता है? थ्रोट थिकनेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इंटू एस। और के ये ऐसा एक कांस्टेंट है जो डिपेंड होता है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे। और फिलेट वेल्ड के अंदर अगर आपको थ्रोट थिकनेस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है के इंटू एस। और बट वेल्ड में अगर आपको थ्रोट थिकनेस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है 5/8 टाइम्स थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर। अब फिलेट वेल्ड में जो के है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिपेंड होती है एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस पे। और अगर ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से लेके तो या फिर हमेशा 60 डिग्री टू 90 डिग्री तक होते हैं तो उस कांस्टेंट का वैल्यू होता है 0.7। तो अक्सर ये जो एंगल होते हैं ये हमेशा इसी रेंज में होते हैं, तो इसीलिए हम टी को इन शॉर्ट 0.7 एस भी बोल सकते हैं। उसके बाद में इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल लेंथ माइनस 2 इंटू साइज ऑफ वेल्ड। और इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू कभी भी 4 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड या 40 mm, जो दोनों में से बड़ा है उससे छोटा नहीं चाहिए। इफेक्टिव लेंथ शैल नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स एस और 40 mm विच एवर इज मोर। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये है वेल्डेड कनेक्शन से। अब हम देखते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स। कॉम्प्रेशन मेंबर्स में बेसिकली हम कॉलम्स, स्ट्रट्स, राफ्टर्स, ऐसे जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन मेंबर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है इफेक्टिव लेंथ के कंडीशंस का, और अलग अलग एंड कंडीशंस के ऊपर से इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर एक एंड फिक्स है दूसरा एंड फ्री है तो उसका इफेक्टिव लेंथ होता है ट्वाइस एल। अगर एक एंड फिक्स है दूसरा एंड हिंज है तो उसका इफेक्टिव लेंथ होता है 0.8 एल। अगर आपका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड रोलर है तो उसमें इफेक्टिव लेंथ होता है 1.2 एल। अगर दोनों एंड फिक्स है कॉलम के तो उसका इफेक्टिव लेंथ होता है 0.65 एल। अगर कॉलम के दोनों एंड हिंज है तो उसे इफेक्टिव लेंथ 1 एल ही होता है, मतलब सेम रहता है, जो आपका एक्चुअल लेंथ है वही आपका इफेक्टिव लेंथ भी होता है। अगर आपका एक एंड हिंज और दूसरा एंड रोलर है तो वहाँ भी इफेक्टिव लेंथ होता है ट्वाइस एल। तो इफेक्टिव लेंथ के सारी कंडीशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, तो ये सारे वैल्यूज अच्छे से करके रखो। अब हम देखते हैं स्लेंडरनेस रेशो के कुछ मैक्सिमम वैल्यूज और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्लेंडरनेस रेशो का सबसे पहले फॉर्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। और रेडियस ऑफ जायरेशन किस तरह से निकालते हैं ये पता होगा आप लोगों को, अंडर रूट आई अपॉन ए से निकालते। अब स्लेंडरनेस रेशो का मैक्सिमम वैल्यू डेड लोड और लाइव लोड के लिए होता है 180, विंड और सिस्मिक के लिए होता है 250। तो टॉर्शनल लोड अगर आ रहा होगा, टॉर्शनल फॉर्म हो रहा होगा तो उसके लिए होता है 300। और अंडर टेंशन उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है हमेशा 400। ठीक है। तो ये अपने और कुछ पॉइंट्स हो गए। अब हम देखेंगे लेसिंग के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं कॉलम के वो क्या होते हैं। लेसिंग सिस्टम के ऊपर से बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैंने आपको लिख के दिया है, तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा। देखिए पहला पॉइंट, द स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी मोर देन 145। लेसिंग का जो लैम्बडा होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए 145, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा पॉइंट है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेस्ड सिस्टम शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री
एंड शुड नॉट बी मोर देन 70 डिग्री। तो मतलब लेसिंग सिस्टम के अंदर उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 40 डिग्री से लेके तो 70 डिग्री के रेंज में होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके ऊपर से क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद में है विड्थ ऑफ लेसिंग बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। तो इस पर छोटा छोटा प्रॉब्लम बनते हैं। अगर आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट दिए है तो आपको विड्थ ऑफ लेसिंग बार निकालने को बोलते हैं, तो 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग बार इज L/60 फॉर सिंगल लेसिंग एंड L/40 फॉर डबल लेसिंग। तो लेसिंग सिस्टम दो तरह की होती है, एक होती है सिंगल लेसिंग सिस्टम और एक होती है डबल लेसिंग सिस्टम। तो दोनों का थिकनेस का रिक्वायरमेंट आप लोगों के सामने है, ठीक है। ट्रांसवर्स शियर फोर्स अगर आपको निकालना है लेसिंग सिस्टम के अंदर तो उसका वैल्यू होता है 2.5% ऑफ डिजाइन लोड। और बैटन कॉलम का अगर आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना है तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन कॉलम इज ऑलवेज इंक्रीज बाय 10%। बैटन कॉलम का इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो हमेशा 10% से हम लोग बढ़ाते हैं। बैटन मतलब जो होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर और लेसिंग जो होते हैं वो होते हैं इंक्लाइंड मेंबर। तो बैटन कॉलम का इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करते हैं 10% से। और कोई कॉलम सिस्टम में मिनिमम नंबर ऑफ बैटन जो होते हैं वो कम से कम 4 चाहिए होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ बैटन रिक्वायर्ड इन कॉलम सिस्टम इज 4, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना आप लोग। तो अब हम लोग आखिरी में चलेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे स्टील रूफ ट्रसेस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टील रूफ ट्रस के अंदर सबसे पहले स्लोप ऑफ ट्रस कैसे निकालते हैं हम लोग। तो अगर आपको ट्रस का एंगल या स्लोप निकालना है तो वो होता है ट्वाइस इंटू पिच ऑफ ट्रस। उसके बाद में पिच ऑफ ट्रस अगर निकालना है आपको तो 1/6 होती है GI शीट्स के लिए, 1/12 होती है AC शीट्स के लिए, और 1/4 हम कंसिडर करते हैं स्नो लोड विथ विंड लोड। मतलब स्नो लोड के साथ में विंड लोड अगर आपके ट्रस पे ऐड हो रहा होगा तो हम कंसिडर करते हैं पिच ऑफ ट्रस 1/4। उसके बाद में देखिए इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस। तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रस बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो होता है 1/3 to 1/5 ऑफ स्पैन ऑफ ट्रस। और अगर आपको इकोनॉमिकल स्पेसिंग के ऊपर से कॉस्ट ऑफ ट्रस का फॉर्मूला पूछा है सपोज, तो वो होता है ट्वाइस इंटू कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स प्लस कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग्स। रूफ कवरिंग मतलब रूफिंग शीट्स। उसके बाद में सेल्फ वेट ऑफ ट्रस का फॉर्मूला होता है L/3 + 5 × 10। लाइव लोड अगर ट्रस का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 750 - θ - 10 × 20। थीटा मतलब आपके ट्रस का एंगल होता है। और अगर विंड लोड निकालना है आपको ट्रस का तो उसका फॉर्मूला होता है CPE ± CPI × PD × स्लोपिंग एरिया। PD का मतलब होता है डिजाइन विंड प्रेशर, CPE का मतलब होता है एक्सटर्नल कोएफिशिएंट ऑफ विंड, और CPI का मीनिंग होता है इंटरनल विंड प्रेशर कोएफिशिएंट। CPI का वैल्यू नॉर्मली ±0.2 तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और CPI का वैल्यू डिपेंड होता है वॉल ओपनिंग के ऊपर। तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको बताए ये ध्यान में रखो। और आखिरी में आप लोगों को कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील स्ट्रक्चर के वैल्यूज बताते जा रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स भी बहुत, ये वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग टेंसाइल क्या होता है, बेंडिंग कॉम्प्रेसिव क्या होता है, शियर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो ये आपके सामने वैल्यूज आ रहे हैं दोस्तों, इसे आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत बार पूछे हुए हैं एग्जाम में। और साथ में उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ दिया हुआ है। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यूज और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यूज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया होगा आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं शेयर करते रहूँगा। ऐसे लेक्चर्स का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।